स्वागत। आज हम 1930 के दशक के मध्य में जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का एक कह सकते हैं बड़ा ही अहम मोड़ था वो। बिल्कुल। सविनय अवज्ञा आंदोलन वो एक तरह से थम सा गया था और अब सवाल ये था कि भाई आगे क्या करना है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस के अंदर ही जबरदस्त बहस चल रही थी, अलग अलग राय थी। हाँ, और उसी माहौल में फिर वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया। सही। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये जो कश्मकश थी, इसमें क्या क्या विचार थे? मतलब आंदोलन को लेकर आगे की दिशा क्या हो? बिल्कुल। देखिए, ये वो समय था जब एक बहुत बड़ा जन संघर्ष खत्म हुआ था, है ना? तो आगे क्या करना है, इस पर जाहिर है अलग अलग सोच थी। और ये सिर्फ मतलब रणनीति की बात नहीं थी, ये आंदोलन की मूल दिशा, उसकी आत्मा का सवाल बन गया था एक तरह से। अच्छा, तो ये जो पहली बहस हुई मतलब 1934-35 के आसपास, उसमें मोटे तौर पर क्या विचार सामने आए? हाँ, तो उसमें देखिए मुख्य रूप से 3 तरह के विचार थे। 3। कौन कौन से? पहला तो था कि भाई गांधी जी ने जो रचनात्मक कार्यक्रम बताया है, उसी पर ध्यान दो। गांव में काम करो, खादी वगैरह। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा? दूसरा रास्ता था जिसे हम कह सकते हैं संवैधानिक रास्ता, मतलब चुनाव लड़ने वाला। अच्छा, काउंसिल एंट्री वाला। हाँ बिल्कुल। एम ए अंसारी, आसफ अली, भूलाभाई देसाई, सत्यमूर्ति, ये सारे नेता इसके पक्ष में थे। उनका तर्क क्या था इसके पीछे? उनका मानना था कि देखिए, अभी बड़ा आंदोलन तो हो नहीं रहा, तो कम से कम चुनाव लड़कर केंद्रीय विधानमंडल या जो प्रांतीय मंडल हैं उनमें जाना चाहिए। इससे एक तो राजनीतिक माहौल गर्म रहेगा, लोग जुड़े रहेंगे, कांग्रेस का संगठन भी मजबूत होगा और जनता वो अगले बड़े संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार भी होती रहेगी। ये उनकी सोच थी। मतलब ये नहीं कि वो संवैधानिक राजनीति में पूरी तरह विश्वास करने लगे थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस एक कह लीजिए अंतरिम रणनीति थी, जब सीधा संघर्ष नहीं हो रहा तब के लिए। समझ गए। तो ये 2 रास्ते हो गए और तीसरा क्या था? आपने कहा 3 थे। हाँ, तीसरा जो था वो एक मजबूत वामपंथी धारा थी, लेफ्ट विंग, और इसका प्रतिनिधित्व वो मुख्य रूप से नेहरू कर रहे थे। अच्छा, नेहरू। तो वो क्या कह रहे थे? वो तो शायद दोनों से ही सहमत नहीं थे। बिल्कुल। नेहरू जो थे वो रचनात्मक कार्य और काउंसिल एंट्री दोनों की ही आलोचना कर रहे थे। क्यों? उन्हें क्या लग रहा था? उनका मानना था कि ये दोनों चीजें, मतलब रचनात्मक काम और चुनाव लड़ना, ये असली मुद्दे से ध्यान भटका देंगे। और असली मुद्दा क्या था उनके हिसाब से? साम्राज्यवाद से सीधी लड़ाई। उनका कहना था कि ये काउंसिल वगैरह में जाने से या सिर्फ चरखा चलाने से वो लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। तो फिर वो क्या चाहते थे? क्या रास्ता सुझा रहे थे? नेहरू और जो वामपंथी सोच के लोग थे, वो चाहते थे कि जनसंघर्ष जारी रखा जाए किसी न किसी रूप में। लेकिन आंदोलन तो अभी थमा ही था। हाँ, पर उनका मानना था कि जो आर्थिक संकट चल रहा है दुनिया भर में और भारत में भी, उसकी वजह से स्थिति अभी भी क्रांतिकारी है। जनता लड़ने को तैयार है या तैयार किया जा सकता है। अच्छा। नेहरू तो इससे भी आगे बढ़कर सोच रहे थे। उन्होंने तो यहां तक कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि पूंजीवाद की समाप्ति और समाजवाद की स्थापना होना चाहिए। अरे वाह! ये तो उस समय कांग्रेस के भीतर काफी रेडिकल बात रही होगी। बहुत ज्यादा। ये कांग्रेस की मुख्य धारा की सोच से काफी अलग था उस वक्त। और उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि किसानों और मजदूरों के जो आर्थिक मुद्दे हैं उन्हें उठाया जाए। उनकी जो अपनी संस्थाएं, जैसे किसान सभाएं हैं, ट्रेड यूनियन हैं, उनको कांग्रेस के साथ जोड़ा जाए। अच्छा। उनका मानना था कि साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप जनता के वर्ग संघर्ष को उसमें शामिल नहीं करते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और यहीं पर वो नेहरू का संघर्ष विराम संघर्ष वाली रणनीति से मतभेद भी सामने आता है ना? STS जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत वैचारिक मतभेद था। गांधी जी और कांग्रेस के कई बड़े नेता ये मानते थे कि देखिए, कोई भी बड़ा जन आंदोलन लगातार नहीं चल सकता। हाँ, थक जाते हैं लोग। बिल्कुल। तो एक बड़े संघर्ष के बाद एक विराम का, एक ट्रूस का दौर जरूरी है, ताकि जनता फिर से शक्ति जुटा सके, संगठन फिर से मजबूत हो सके और फिर सही समय पर अगला संघर्ष शुरू किया जाए। ये थी STS रणनीति। लेकिन नेहरू इससे सहमत नहीं थे। नहीं, नेहरू इसके सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे कि ये विराम का दौर ये आंदोलन की धार को कुंद कर देता है। तो वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे संघर्ष विजय या SV रणनीति, स्ट्रगल विक्ट्री। मतलब कि साम्राज्यवाद के खत्म होने तक, पूर्ण स्वराज मिलने तक संघर्ष लगातार चलते रहना चाहिए, बीच में कोई लंबा विराम नहीं। ये तो काफी अलग नजरिया था। हाँ, बहुत अलग। लेकिन देखिए, ये सारी बहसें चल रही थी कांग्रेस के भीतर। तो अंत में फैसला क्या हुआ? किस पर सहमति बनी? अंत में मई 1934 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई
और उसमें काउंसिल एंट्री के प्रोग्राम को मंजूरी दे दी गई। अच्छा, यानी चुनाव लड़ने वाले रास्ते को हरी झंडी मिल गई। हाँ, गांधी जी ने भी इसकी इजाजत दे दी। हालांकि वो खुद संसदीय राजनीति से सहमत नहीं थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक है, जो लोग रचनात्मक कार्य या सत्याग्रह में विश्वास नहीं रखते या नहीं कर सकते, वो अपनी ऊर्जा इसमें लगा सकते हैं, काउंसिल में जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। क्या? कि वो वहां जाकर निजी स्वार्थ या सत्ता के लोभ में ना पड़ें, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। और फिर गांधी जी ने अक्टूबर 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया था ना? हाँ, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो कांग्रेस से अलग नहीं हुए, उनका मार्गदर्शन बना रहा, पर वो एक्टिव पॉलिटिक्स से, खासकर इस संसदीय राजनीति से खुद को अलग रखना चाहते थे। और वामपंथियों का क्या हुआ, नेहरू और उनके साथियों का? उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी नहीं। उन्होंने तय किया कि वो कांग्रेस के भीतर रहकर ही उसे धीरे धीरे समाजवादी दिशा में मोड़ने की कोशिश करेंगे, अपनी विचारधारा के लिए समर्थन जुटाएंगे। ठीक है, तो कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। हाँ, और नवंबर 1934 में केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव हुए भी। उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा? काफी अच्छा रहा। कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और जो 75 सीटें थी भारतीयों के लिए, उनमें से 45 सीटें जीत ली। ये एक बड़ी सफलता थी। हाँ, ये तो वाकई अच्छा प्रदर्शन था। इसने कांग्रेस का मनोबल बढ़ाया। तो ये सब चल ही रहा था, कांग्रेस अपनी दिशा तय कर रही थी, और इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सरकार ले आई 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कानून था। इसके मुख्य प्रावधान क्या थे, क्या खास बातें थी इसमें? देखिए, इसमें कई चीजें थी। एक तो इसने एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और जो रियासतें थीं वो शामिल होती। अच्छा, एक फेडरेशन बनाने की बात थी। हाँ, हालांकि ये संघ वाला हिस्सा कभी लागू ही नहीं हो पाया, क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। ओके, और क्या था? केंद्र में एक द्विसदनीय विधानमंडल, बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया, एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स और एक फेडरल असेंबली। लेकिन इसकी शक्तियां बहुत सीमित थी। और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो हुआ वो प्रांतों के स्तर पर हुआ। क्या बदलाव? प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू की गई। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसे खत्म कर दिया गया। अच्छा, वो जो विषयों का बंटवारा था, आरक्षित और हस्तांतरित वाला, वो खत्म? वो खत्म। अब सारे प्रांतीय विषय चुने हुए भारतीय मंत्रियों के अधीन आ गए, जो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होते, सैद्धांतिक रूप से। सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है, कुछ हद तक स्वशासन जैसा। हाँ, सुनने में तो लगता है, लेकिन असलियत ये थी कि असली ताकत अभी भी गवर्नर जनरल केंद्र में और गवर्नरों प्रांतों में के हाथ में ही रखी गई थी। कैसे? उन्हें बहुत सारी विशेष जिम्मेदारियां, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सुरक्षा उपाय, सेफ गार्ड्स दिए गए थे, जिनके नाम पर वो मंत्रियों के फैसलों को पलट सकते थे, वीटो कर सकते थे या खुद कानून बना सकते थे अध्यादेश जारी करके। अच्छा, नाम की स्वायत्तता थी। काफी हद तक। विधानमंडलों की शक्तियां भी सीमित थी, जैसे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जिस पर वोटिंग ही नहीं हो सकती थी। और मताधिकार, क्या वो बढ़ाया गया? हाँ, मताधिकार को थोड़ा बढ़ाया गया था। पहले से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन अभी भी ये बहुत सीमित था। शायद कुल आबादी के 10-14% लोगों को ही वोटिंग राइट्स मिले थे। वयस्क मताधिकार तो बिल्कुल नहीं था। और एक और चीज जो काफी विवादास्पद थी इस एक्ट में, वो थी सांप्रदायिक और वर्ग आधारित निर्वाचन क्षेत्रों का मसला। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर बात थी। इस एक्ट ने न सिर्फ पुराने सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों को बनाए रखा, बल्कि उनका दायरा और बढ़ा दिया। मुसलमानों के अलावा औरों के लिए भी। हाँ, सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन के लिए तो थे ही। अब दलित वर्गों, शेड्यूल्ड कास्ट्स, महिलाओं, मजदूरों, जमींदारों, उद्योगपतियों, सबके लिए अलग अलग या विशेष निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए। इसका मकसद क्या था? मकसद साफ था, भारतीय समाज को धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर बांटना, ताकि एक संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा न बन सके। ये बांटो और राज करो की नीति का हिस्सा था। तो राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया क्या थी इस एक्ट पर? कांग्रेस ने क्या कहा? राष्ट्रवादियों ने, खासकर कांग्रेस ने, इसकी बहुत तीखी आलोचना की, इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस ने कहा कि ये एक्ट भारत की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता, ये हमें असली शक्ति नहीं देता, ये सिर्फ एक दिखावा है।
कांग्रेस ने अपनी पुरानी मांग दोहराई कि भारत का संविधान बनाने का अधिकार सिर्फ भारतीयों को होना चाहिए और इसके लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई एक संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाई जानी चाहिए। नेहरू ने भी इस पर कुछ कहा था ना, कोई टिप्पणी की थी। हाँ, नेहरू की वो टिप्पणी बहुत मशहूर हुई। उन्होंने इस एक्ट को एक ऐसी गाड़ी बताया जिसमें इंजन तो है नहीं पर ब्रेक बहुत सारे हैं। बिना इंजन वाली सिर्फ ब्रेक लेगी कार। बिल्कुल, मतलब ये कि आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं, रोकने के इंतजाम बहुत हैं। साफ है कि राष्ट्रवादी नेतृत्व इस एक्ट से बिल्कुल खुश नहीं था। ब्रिटिश रणनीति क्या थी इसके पीछे? वो क्या हासिल करना चाह रहे थे? देखिए, ब्रिटिश रणनीति के कई पहलू थे। एक तो वो दिखाना चाहते थे कि वो भारत में संवैधानिक सुधार कर रहे हैं। दूसरा, वो राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। ये जो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए, प्रांतीय स्वायत्ता दी, इसका एक मकसद ये भी था कि कांग्रेस के भीतर और बाहर विभिन्न समूहों को आपस में उलझा दिया जाए। और तीसरा वो राष्ट्रवादियों के एक हिस्से को, खासकर जो नरमपंथी या संवैधानिक रास्ते के समर्थक थे, उन्हें इस औपनिवेशिक ढांचे में, कॉलोनियल स्ट्रक्चर में शामिल करना चाहते थे। उन्हें सत्ता का थोड़ा सा स्वाद चखाकर उन्हें आंदोलन से अलग करना चाहते थे। एक तरह से सहयोजन की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। उन्हें सिस्टम का हिस्सा बना लो ताकि वो सिस्टम के खिलाफ ना जाएं। तो एक्ट आ गया, उसे खारिज भी कर दिया गया, लेकिन फिर ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि इस एक्ट के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव होंगे। जी हाँ। अब कांग्रेस के सामने फिर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, चुनाव लड़ें या न लड़ें, और अगर लड़ें और बहुमत मिल जाए तो क्या सरकार बनानी चाहिए? बिल्कुल, और यहीं से बहस का दूसरा दौर शुरू हुआ, खासकर सरकार बनाने के सवाल पर। इस बार क्या मत थे? इस बार भी मोटे तौर पर दो मत सामने आए। कौन कौन से? एक तरफ फिर से नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जो वामपंथी धड़ा था, वो सरकार बनाने के सख्त खिलाफ थे। उनका क्या तर्क था? उनका तर्क था कि अगर हमने एक्ट को पूरी तरह खारिज किया है तो फिर उसी एक्ट के तहत सरकार कैसे बना सकते हैं? हाँ, ये तो विरोधाभास लगता है। बिल्कुल। उनका कहना था कि इससे एक्ट को अस्वीकार करने का जो हमारा स्टैंड है वो कमजोर पड़ जाएगा, दुनिया में गलत संदेश जाएगा। और दूसरा, उन्हें डर था कि सत्ता में आने के बाद, मंत्री बनने के बाद जो क्रांतिकारी जोश है आंदोलन का, वो कहीं ठंडा ना पड़ जाए, लोग आराम तलब ना हो जाएं। इसलिए वो चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव लड़े, बहुमत भी हासिल करे, लेकिन सरकार न बनाए, बल्कि परिषदों में जाकर काम में अड़ंगा डाले, गतिरोध पैदा करे, एक्ट को फेल कर दें। ये एक रणनीति थी। तो दूसरी तरफ के नेताओं का क्या कहना था, जो सरकार बनाने के पक्ष में थे? दूसरी तरफ जो नेता थे, जिनमें कई पुराने स्वराजिस्ट भी थे और कुछ मध्यमार्गी भी, उनका तर्क अलग था। उनका कहना था कि देखिए, अभी कोई बड़ा जन आंदोलन तो चल नहीं रहा है। एसटीएस रणनीति के तहत ये एक तरह से विराम का दौर है। ठीक है। तो इस दौर में ये जो सीमित शक्तियां मिल रही हैं प्रांतों में, इनका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए? किस तरह का इस्तेमाल? उनका कहना था कि इन शक्तियों का इस्तेमाल जनता के हित में कुछ काम करने के लिए, कुछ राहत पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। जो रचनात्मक कार्यक्रम है, उन्हें सरकारी स्तर पर लागू किया जा सकता है। अच्छा। और एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अगर कांग्रेस बहुमत मिलने के बाद भी सरकार नहीं बनाएगी तो प्रशासन किसके हाथ में जाएगा? हाँ, ये भी सवाल है। प्रशासन उन सरकार समर्थक प्रतिक्रियावादी शक्तियों के हाथ में चला जाएगा जो जनता का भला तो नहीं करेंगी, उल्टे राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेंगी। तो उनका तर्क था कि हमें ये मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक अल्पकालिक रणनीति है, जब तक अगला बड़ा संघर्ष शुरू नहीं होता। ये भी एक वजनदार तर्क लगता है। तो गांधी जी का क्या रुख था इस पर? गांधी जी शुरू में वो भी सरकार बनाने के विरोध में थे। उन्हें भी डर था कि सत्ता का मोह नेताओं को भ्रष्ट कर सकता है। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के भीतर काफी लोग सरकार बनाने के पक्ष में हैं और उनके तर्क भी वजनदार हैं, तो वो मान गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कांग्रेस अनुशासित रहकर जनहित में काम करती है तो सरकार बनाई जा सकती है। तो आखिरकार फैसला क्या हुआ कांग्रेस अधिवेशनों में? हाँ, ये मुद्दा लखनऊ कांग्रेस अप्रैल 1936 और फिर फैजपुर कांग्रेस दिसंबर 1936 में उठा। दोनों जगह जोरदार बहस हुई। अंत में यह तय हुआ कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, पुरजोर तरीके से लड़ेगी। और सरकार बनाने का फैसला वो चुनाव के नतीजों के बाद करने के लिए टाल दिया गया। पहले देखते हैं कि जनता का मत क्या है, कितनी सीटें मिलती हैं, उसके बाद तय करेंगे। समझ गए। तो इंतजार था फरवरी 1937 के चुनावों का। जी हाँ। उन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा? शानदार, अभूतपूर्व। सच में? हाँ, कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कुल जो लगभग 1161 प्रांतीय सीटें थीं, उनमें से 716 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा।
11 में से 5 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत यूपी, मध्य प्रांत सीपी, बिहार और उड़ीसा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। बंबई में वो बहुमत के करीब पहुंची। असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत NWFP में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सिर्फ बंगाल, पंजाब और सिंध में उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। ये तो जबरदस्त जीत थी, इसका क्या असर पड़ा? इसका बहुत गहरा असर पड़ा। एक तो इसने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस ही भारतीय जनता की मुख्य प्रतिनिधि है। उसकी प्रतिष्ठा आसमान छू गई। हाँ, ये तो है। दूसरा, इस जीत ने कांग्रेस के भीतर भी समीकरण बदले। जो लोग सरकार बनाने के खिलाफ थे, उनका विरोध थोड़ा कमजोर पड़ा और खासकर नेहरू पर भी इसका असर हुआ। उन्होंने देखा कि जनता ने कांग्रेस पर इतना भरोसा जताया है। तो क्या वो STS रणनीति से सहमत हो गए? हाँ, वो STS रणनीति की जो व्यावहारिकता थी, उसको मानने लगे। उन्होंने देखा कि जन आंदोलन के उतार के दौर में भी चुनावी राजनीति के जरिए जनता को साथ रखा जा सकता है और साम्राज्यवादी विरोधी चेतना को बनाए रखा जा सकता है। तो मतलब चुनाव परिणामों ने सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया? हाँ, काफी हद तक। हालांकि अभी भी कुछ औपचारिक बातचीत गवर्नर वगैरह से होनी थी, कुछ आश्वासन लिए जाने थे, लेकिन माहौल सरकार बनाने के पक्ष में हो गया था। तो हमने देखा कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद के इस दौर में कांग्रेस ने एक बड़े वैचारिक मंथन से गुजरी। बिल्कुल। रणनीति पर गहन बहस हुई, 1935 के एक्ट जैसी चुनौती का सामना किया गया और अंततः प्रांतीय चुनावों में भाग लेकर और फिर बहुमत मिलने पर सरकार बनाकर एक नई दिशा पकड़ी गई। हाँ, ये दौर भारतीय राजनीति में खासकर कांग्रेस के भीतर वैचारिक संघर्ष और रणनीतिक बदलाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है। प्रांतीय स्वायत्ता और चुनावों में भागीदारी ने भविष्य के लिए नए रास्ते जरूर खोले, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उसी 1935 के एक्ट के जो विभाजनकारी प्रावधान थे, उन्होंने भविष्य की कई जटिलताओं और त्रासदियों की नींव भी रखी। सही कहा। और एक सवाल जो शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी उठेगा और सोचने पर मजबूर करता है, क्या 1937 में वो जो सीमित शक्तियों के साथ सत्ता में आना था, वो आज़ादी की लंबी लड़ाई के लिए एक जरूरी पड़ाव था, एक स्ट्रेटेजिक मूव? या फिर जैसा कि कुछ लोग मानते थे, इसने कहीं ना कहीं आंदोलन की उस क्रांतिकारी धार को, उस जोश को कम कर दिया? ये एक बड़ा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। परत को खोलने के लिए किसी और गहरी पड़ताल के साथ जरूर।